जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। अब हम लोग एबीसी एनालिसिस देखने वाले हैं। किसका? जून 23 एग्जामिनेशन में ओल्ड सिलेबस 2016 वाला जो लगने वाला है उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और एक डिस्क्लेमर मैं आपको स्टार्टिंग में देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सी कैटेगरी छोड़ना है, आपको सी कैटेगरी भी करके जाना, ये मेरा सजेशन होगा। बस मैं आपको सीक्वेंस दे रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन से नहीं है। और हाँ, सी कैटेगरी में कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा कि ये चीज़ आप छोड़ सकते हो, जनरली नहीं पूछी जाती तो वो आप छोड़ देना। लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि भाई पूरी ही सी कैटेगरी आप छोड़ दें, जनरली बच्चे छोड़ जाते हैं, ऐसा मत करना, दिक्कत हो जाएगी, फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जनरली ऐसा मत करना। कहाँ कहाँ छोड़ना है वो मैं बता दूंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर कि भाई यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। ठीक है सर, अब मैं बात करूंगा पेपर नंबर 5 की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और इससे पहले भाई लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि मैं सुबह से लगा हूँ 3 वीडियोस बनाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर ऊपर वाली 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, टाइम टेबल बनाने वाली और प्लस कौन सी वाली, मोटिवेशन वाली, वो टाइम पास वाली। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं ग्रुप 1 के लिए बता रहा हूँ, दूसरी वीडियो डाल दूंगा ग्रुप 2 के लिए। ठीक है, ग्रुप 2 के लिए मैं दूसरी वीडियो आपको डाल दूंगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अब पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करता हूँ। तो एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो पेपर नंबर 5 के बारे में बात करूँगा। ग्रुप सॉरी, कैटेगरी नंबर है। एक कैटेगरी में हमको कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 12 से 15 मार्क्स का आएगा। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर लिख के रख लेना। ठीक है, और इसका पीडीएफ नहीं है मेरी इसका, क्योंकि मैंने हाथ से लिखा हुआ तो इसी पे ये शेयर नहीं हो पाएगी, तो लिख के रखना है, फिर स्क्रीनशॉट लेके रख देना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस आता है आपका 10 नंबर तक का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जनरली ट्रेडिंग P&L बनाने वाली वो चीज़ है, 10 नंबर में। फिर एनपीओ आता है अपना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 10 नंबर तक का आता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर तक। ठीक है सर, उसका पार्टनरशिप 15 मार्क्स का आता है। तो पार्टनरशिप के लिए मैं जनरली बोलूँगा कि डू आफ्टर बी कैटेगरी के बाद करना है। इसको क्यों करना बी कैटेगरी के बाद? क्योंकि इसको क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। हो सकता है आप इसको कर पाए, नहीं कर पाए पेपर में, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम इस पर दे रहे हो तो सबसे पहले बाकी के सारे चैप्टर्स कर लेना, उसके बाद इस पर आप टाइम देना पार्टनरशिप पे। ऐसा ना हो कि सबसे पहले पार्टनरशिप निपटा रहे, क्योंकि पता पड़े अपन नहीं निपटा पाए, पेपर में नहीं कर पाए, पर अपने को टाइम नहीं मिला, बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर आ गया, बहुत एडजस्टमेंट से उसके अंदर। तो इसलिए पार्टनरशिप के लिए रिकमेंडेशन है कि भैया बी कैटेगरी के बात करना है, इस चीज़ को आप लिख लें। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 5 से 8 नंबर के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूँगा क्या बी कैटेगरी में जनरली ये कंसाइनमेंट लिखा हुआ है। कंसाइनमेंट वाला जो चैप्टर है वो 5 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग 5 नंबर में पूछा जाएगा। डिपार्टमेंट और ब्रांच में से एक अल्टरनेटिवली एक बार डिपार्टमेंट आएगा, एक बार ब्रांच आएगा, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं कि भाई पिछली बार ब्रांच आ गया तो इस बार ब्रांच नहीं आ सकता, तो इसलिए भाई दोनों करके जाना है। लेकिन आएगा एक 8 नंबर का, ब्रांच और डिपार्टमेंट में से कोई एक आएगा। फिर हमारा बचता है क्या, कंप्यूटराइज अकाउंट वाला वो चैप्टर है ना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला, वो 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन करना है। तो सर करना किस तरीके से, देखो पहले सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं। पहले ना कोई भी, जितने भी मैं अब आगे की भी बताऊंगा ना, सबके लिए अप्लाई होता है कि सबसे पहले बी कैटेगरी के एक एक चैप्टर या 2 चैप्टर निपटा दो। फॉर एग्जांपल भैया कंसाइनमेंट और सेल्फ बैलेंसिंग सबसे पहले निपटा दो, पहले उठा के। ठीक है, फिर उसके बाद आप ए कैटेगरी पे आके फिर ये बड़े बड़े कौन कौन से 3-4 चैप्टर्स निपटाओ, 5 चैप्टर्स ये निपटा दो। क्यों निपटा दो सर? क्योंकि अगर तुम जैसे कि पहले बी कैटेगरी के एक दो चैप्टर तुमने कर लिए तो तुम्हारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया कि चीज़ें हो जाएंगी, हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले बी कैटेगरी के 1-2 चैप्टर्स निपटा दो, उसके बाद आप ए कैटेगरी के आके 3-4 बड़े बड़े 3-4 छोड़ो 5-6 बड़े बड़े चैप्टर्स निपटा दो, आपका काम हो जाएगा। फिर उसका बी कैटेगरी के 1-2 चैप्टर करो, फिर उसके बाद आके फिर एक कैटेगरी के सब कुछ कर लो। फिर अब बात करता हूँ सी कैटेगरी में क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। एक सेकंड का टाइम दे। ठीक है, सी कैटेगरी, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, सी कैटेगरी दे रखी हुई है भैया। ये हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 5 मार्क का पूछा जाता है। करना है क्या, इच्छा हो तो कर लेना, नहीं हो तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यही रहेगी कि छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो। एक है जॉइंट वेंचर, ये भी चाहे तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत। सॉरी, एक सेकंड, ये तो आपको करना है, जॉइंट वेंचर करना है आपको। रॉयल्टीज चाहे तो आप छोड़ सकते हो और बिल्स ऑफ एक्सचेंज चाहे तो छोड़ सकते हो, लेकिन आपको जॉइंट वेंचर करना है और आपको हायर परचेस तो करना ही है। ये 2 चैप्टर्स करने हैं, जॉइंट वेंचर और हायर परचेस करना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ सकते हो, रॉयल्टीज वाला चैप्टर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चैप्टर छोड़ देना, 2 जरूर कर लेना। ये हमारा पेपर नंबर 5 हो गया कंप्लीट। और हाँ, ये मैंने वही चीज़ आपको बता दी कि भाई पहले बी कैटेगरी के कुछ चैप्टर्स कर लेना, फिर ए कैटेगरी पे स्विच कर देना, जिससे बी कैटेगरी के करने के बाद क्या होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भैया हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पेपर नंबर 6 के लिए।
पेपर नंबर 6 के लिए क्या है भाई लोग, लॉ और इथिक्स है। लॉ और एथिक्स में मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाई क्योंकि मैं सुबह से लगा हुआ था 3 वीडियोस बनाने में, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, मैंने आपको बताया भी है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाया और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ लॉ और एथिक्स में, लॉ में, ठीक है। तो जितना मिला मैंने उतना बताया, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। जो बताया है वो तो करके जाना ही है, और जो नहीं बताया वो भी करना, छोड़ मत देना, कसम से बहुत पिटोगे तुम, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स बहुत अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882 15 नंबर तक की चीज़ें इसमें से पूछी जाती है। कंपनीज एक्ट में देखो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 122 तक 15 नंबर का इससे पूछा जाता है, ठीक है। फिर डायरेक्टर वाला चैप्टर है उससे 15 नंबर का पूछा जाता है, और बिजनेस एथिक्स तो आती है 10 से 15 नंबर की, तो टोटल 55 नंबर तक तो ये पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे तो अपने को कंप्लीट करना ही करना है। फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और एक हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तक 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो ये अपने को करना है इन एनी केस एनी कंडीशन। ये चीज़ तो करके जाओ, बाकी चीज़ें तुम्हें करनी है, छोड़ना नहीं है। तुम्हें मत सोचना कि ये सब चीज़ें छोड़ दें। और हाँ, लॉ को लिखना किस तरीके से वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब भी आप लॉ लिखोगे, लॉ का पेपर में किस तरीके से क्या चीज़ होती है वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको रिलीवेंट सेक्शन लिखना है, एस, इस ये लाइन आप यूज़ करेंगे एज पर सेक्शन। अगर तुम्हें सेक्शन पता है तो सेक्शन लिखोगे, सेक्शन नंबर दिस एज पर सेक्शन दिस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक्ट 2013, ठीक है। 2013 ये चीज़ लिखोगे एज पर सेक्शन दिस, मान के चलो 100 सेक्शन है, सेक्शन एज पर सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पूरा रिलीवेंट प्रोविजन लिखोगे कि इस सेक्शन के हिसाब से ये चीज़ बोला गया, रिलीवेंट प्रोविजन ही लिखोगे। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ हो गया हमारा कंप्लीट। फिर उसके बाद अपने को लिखना है केस, कि भैया इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि भैया राम ने श्याम को मारा, श्याम ने राम को मारा, जो भी चीज़ है पूरा का पूरा कॉपी मत कर देना, समरी टाइप में आप लिख देना। फिर तीसरी चीज़ आपने को लिखना है कि भैया इस केस लॉ में ये जो सेक्शन जो अपन ने लगाया हुआ है, इस सेक्शन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, दैट मीन्स कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना है कि भैया राम ने श्याम को मारा तो भाई राम को जेल होने वाली, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिखना है राम ने श्याम को मार दिया तो राम को जेल होने वाली है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से 3 पार्ट में अपने को लॉ में लिखना है, ठीक है। अब एक आंसर आपने एज पर दी सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इस तरीके से लिख दिया। फिर जब आप दूसरा आंसर लिखोगे तो आपको किस तरीके से लिखना होगा, ऐसे ही हर आंसर में एज पर सेक्शन मत लिखना। फिर आपको दूसरा आंसर लिख रहे हो तो आप सेकेंड आंसर, तो उसमें आपने को लिखना है कि अंडर दी अगर आपको सेक्शन नहीं पता है तो अंडर द रिलीवेंट प्रोविजंस, रिलीवेंट, अरे 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 ये चीज़ का एक मिनट अंडर द रिलीवेंट, REVELENT रिलीवेंट, एक सेकेंड, एक सेकेंड का टाइम दो, ये टैब काम नहीं कर रहा है। अंडर द रिलीवेंट, अंडर द रिलीवेंट सेक्शन ऑफ, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फिर नीचे प्रोविजन लिखो, फिर उसके बाद केस लॉ और हाँ उसके फिर प्रोविजन, केस और फिर कंक्लूजन, इस तरीके से लिखो। जब आप तीसरा क्वेश्चन लिखो, तीसरा आंसर लिखोगे ना, तो फिर अगर आपको सेक्शन पता है तो डायरेक्ट लिख दो सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फिर प्रोविजन, फिर इस तरीके से, मतलब पहली लाइन को आपको चेंज करते रहना है हर क्वेश्चन में कि अंडर द रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इस तरीके से स्टार्ट कर देना क्योंकि तुम्हें नहीं आता है सेक्शन, ठीक है। या फिर अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इस तरीके से लिख सकते हो, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन आप रिपीट मत करना तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। इस तरीके से अपने को लिखना होगा लॉ का पेपर। ये रहा हमारा लॉ का पेपर। अब यहाँ पे एक और टिप आपको मैं देना चाहूँगा, लॉ के पेपर में हमेशा 100 नंबर का अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो कि हम 100 में से 100 नंबर का अटेम्प्ट करें। क्यों? देखो भाई, अगर तुम्हें पता है थोड़ा बहुत रिलीवेंट प्रोविजन भी पता है तो तुम लिख के आओ, तुम्हें क्या एवरेज मार्किंग मिल जाती है लॉ के अंदर। मोस्टली क्या होता है कि अगर आप 100 का अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हारे आराम से 50 नंबर आराम से आ जाएंगे, अगर आप 100 का 100% अटेम्प्ट करते हो तो। अगर तुम्हें कोई नहीं आ रहा है तो नीचे पूरी बकवास, सबसे लास्ट में पेपर पूरा हो गया उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा बचा जो आता ही नहीं है, तो तुम सबसे लास्ट में जाना, बीकॉम जैसा जो देखे वो लिख देना रिलीवेंट चीज़ें। एक नंबर मिल गया बहुत अच्छी बात है, आधा मिल गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस तरीके से आप पेपर नंबर 6 को हैंडल करेंगे। अब मैं बात करता हूँ पेपर नंबर 7 की। पेपर नंबर 7 है DT, डायरेक्ट टैक्सेशन। इसमें देखो मैं 3 कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि आप इसको छोड़ें क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत बड़ा है, ठीक है। आप 100% सिलेबस कंप्लीट भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ रेसिडेंशियल स्टेटस में से देखो भाई 8 नंबर तक का क्वेश्चन अपने को देखने को इसमें से मिल जाता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस पहले आप फोटो खींच लो क्योंकि इस पर मैं फिर ड्राइंग कर दूंगा तो फिर बेकार सा लगेगा, मिटा नहीं पाऊंगा। फोटो खींच लो इसका एक कैटेगरी का, ठीक है सर,
खींच लिया होगा। फिर बी कैटेगरी का खींच लो, पॉज करके लिखना है लिख लो, ठीक है सर, खींच लिया, लिख लिया होगा। सी कैटेगरी पे आ जाओ, सी कैटेगरी ये रही, ठीक है, लिख लो, क्योंकि अब इस पर मैं पूरी ड्राइंग कर दूंगा तो आपको समझ नहीं आने वाला है। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है भाई रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या है 8 नंबर का आपको आता है, हो सकता है मिल जाएगा, हो सकता है नहीं मिले, तो लेकिन छोड़ के नहीं जाना, आ गया तो पछताओगे ना, बहुत आसान भी। फिर हमारा एग्रीकल्चर इनकम वाला 5 से 6 नंबर तक हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई हर क्वेश्चन जो बता रहा हूँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन वेटेज ये आता है अपने को करना जरूरी है। एग्रीकल्चर इनकम वाले में वो कॉफ़ी टी वाली जो इनकम वाले क्वेश्चन है वो आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सैलरी, ये जो 5 हमारे हेड हैं, ये हेड तो भाई आपको करना ही करना है, कुछ भी करो हेड तो आपको करना ही करना पड़ेगा। इन हेड से आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई सैलरी 8 नंबर का फिक्स है, आना है, आ सकता है, बाई चांस ये कि नहीं है, लेकिन हमेशा हर अटेम्प्ट में आता है, आएगा ही भाई, ठीक है। फिर हाउस प्रॉपर्टी आसान पड़ता है भाई, 6 से 8 नंबर में आता है, ठीक है। तो आपको करना सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, और हाँ ध्यान रखना 30% वो डिडक्शन देना मत भूल जाना। जैसे कि भाई इनकम लिखी हुई है हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 1 लाख रुपए लिखी हुई है, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है गलती करते थे, 30% डिडक्शन देना भूल जाते हैं, डिडक्शन दे दो 30%, DEDUCT लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो हमारी इनकम आती है 70,000 रुपये, ठीक है। तो ये 30% की जो डिडक्शन तुम देना भूल जाते हो, प्रोविजन सेक्शन नंबर तुम्हें याद होगा, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं, तो 30% डिडक्शन बच्चे भूल जाते, तो इस चीज़ को भूलना मत, 30% डिडक्शन देना है तो देना ही है, ठीक है सरकार। और बाकी आपके DT के टीचर्स बताएंगे जो भी बताएंगे, ठीक है। ओके चलो अब ये हमारा HP हो गया, हमारा सैलरी हो गया। PGBP देखो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, हो सकता है आप इसके प्रोविजंस पढ़ के चले जाना, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो इसके प्रोविजन भी पढ़ोगे तो चलेगा, अगर आप क्वेश्चन भी नहीं देख रहे हो इस टाइम पे तो चलेगा, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन देखे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, ठीक है। और इसको लास्ट में पढ़ना मतलब बी कैटेगरी करने के बाद पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर है। प्रोविजन पढ़ने पलटते चले जाना, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो, लेकिन टाइम कंज्यूम करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको पीजीबीपी का 15 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है तो पूरा फुल फ्लैश 15 में से 15 आएंगे, नहीं भाई। तो मैं जितने प्रोविजंस बनते हैं लिख के आओ, और हाँ नीचे नोट्स जरूर बना के आना। आपके डायरेक्ट टेक्स्ट वाले टीचर ने बताया होगा कि भाई पहले आपको पूरा पेपर वो एक क्वेश्चन किया पूरा, फिर नीचे नोट्स लिख के आओ, ये चीज़ ये वैल्यू कहाँ से आई, ये कौन सा प्रोविजन लगा, कौन सा सेक्शन लगा, सेक्शन याद है, ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन के इतने नंबर नहीं मिलते, सेक्शन का मार्क्स नहीं मिलता, ओके। तो लेकिन आपको लिख के जरूर आना, हर पॉइंट का नोट आपको बना के आना जिससे आपको नंबर मिलेगा। तो पीजीबीपी में जितना आए उतना करना, जरूरी नहीं कि भाई 15-10 नंबर का पूछ ले उसने अपने को क्या आधा आ रहा है तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं, जितना आ रहा है उतना करना, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप पूरा 15 में से 15 कर पाए, 10 का है तो 10 में से 10 कर पाए, जितना है उतना करो। फिर कैपिटल गेन आसान पड़ता है, 8 नंबर का आ सकता है, ठीक है। फिर अदर सोर्सेज में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, MCQ वगैरह में भी इससे पूछ लिया जाता है, तो ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो ये करना ही बहुत आसान है, ठीक है। फिर हमारी डिडक्शन, ये रहा हमारा डिडक्शन जनरली एक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनता, कभी कभी डायरेक्ट भी बनता है, लेकिन जनरली नहीं बनता। ये क्या करते हैं दोगले इंसान, सैलरी के साथ पूछ लेते हैं, कभी पीजीबीपी के साथ पूछ लेते हैं, ये कभी MCQ वगैरह में डाल देते हैं, तो ये करना ज़रूरी है। इसलिए आपको रीड ज़रूर कर लेना, बहुत अच्छे से करके जाना, रीड का 3-4 बार पढ़ोगे तो ये तुम्हारा रिडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हमारी ये कैटेगरी में और क्या रह गया, असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी 15 नंबर तक आता है, मतलब टोटल 70 नंबर तक तुम्हारा एक कैटेगरी यहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक है सर। अब असेसमेंट ऑफ इनकम और टैक्स लायबिलिटी अलग अलग इंसान की निकालनी होती है ना, इंडिविजुअल की अलग निकालो, HUF की निकालो, ये क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो भैया 10 से 15 नंबर तक का इसमें आराम से आता है। तो ये क्या मिक्स है, किस चीज़ का, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, पीजीबीपी और डिडक्शन, ये मिक्स है। तो सबसे पहले सैलरी पीजीबीपी ये सारे कर लेना, उसके बाद ये तुम असेसमेंट वाला चैप्टर निपटाना। ओके सर, बिल्कुल सर। चलिए एक कैटेगरी कंप्लीट कर ली, अब मैं बात करता हूँ बी कैटेगरी के ऊपर। आ जाओ बी कैटेगरी में इनकम फ्रॉम इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी इनकम, जनरली क्लबिंग की बात कर रहा है, CLUBBING, क्लबिंग वाली चीज़, क्लबिंग वाला चैप्टर 4 से 6 नंबर का दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद बात करूंगा मैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है सर। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी आपको 5 से 7 नंबर में दिख सकता है। फिर रिटर्न, ये थ्योरी है, 10 नंबर तक, 10 से 15 नंबर तक रिटर्न चैप्टर में से चीज़ें आती है। थ्योरी पूछता तो आखिरी में, जब तुम जाओ पेपर देने 2 घंटे पहले उठा के रिटर्न चैप्टर में से तुम्हारा जो भी पोर्शन उठा के रीड करते हो, पन्ने पलटते हो, आगे चले जाना, ठीक है सर। अब बात करता हूँ सी कैटेगरी, क्योंकि जनरली तुमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है ना, अब तुम्हारी हालत नहीं होगी कि सी कैटेगरी उठाओ, लेकिन मैं बोलूँगा कि 2 चैप्टर्स पढ़ लेना मेरे भाई, 2 चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर और ICDS, ये 2 चैप्टर 5-5 नंबर के आते हैं, थ्योरी में तुम्हें दिख जाएंगे। ICDS और असेसमेंट प्रोसीजर ये, और एक रिटर्न चैप्टर की थ्योरी, ये 3 चीज़ सबसे आखिरी में करना, लेकिन कर जरूर लेना, एक बार पन्ने पलट लेना,
भर्रे 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 कर करके कंप्लीट कर लेना। सी कैटेगरी में से इतना जरूर करना। और उसके बाद है भाई ये तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम का कौन सी इनकम पार्ट नहीं होती, 2-3 नंबर का आ सकता है। बेसिक्स तुमने पहले भी पढ़ा होगा, जरूरी नहीं है भाई आखिरी बार एक बार रीड कर लेना, जरूरी नहीं जिस दिन तुम जो फाइनल रिवीजन दे रहे होगे तो उस दिन पढ़ के जाओ, एग्जाम के एक दिन पहले तुम पढ़ के जाओ तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुमने पहले से चीज़ें पढ़ी होंगी थोड़ी थोड़ी बेसिक, तो हर व्यक्ति को याद होता है यार। सैलरी, HP, डिडक्शन, इन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बेसिक इसका मिल जाता है भाई। स्लैब रेट बता दो भाई, स्लैब रेट तो ये तो तुम वैसे भी PGBP में पढ़ते हो तो जनरली याद रहती है, एक बार रीड कर लेना। फिर एडवांस टैक्स हो गया, रिबेट विबेट ये आता ही नहीं है, ये बिल्कुल मत पढ़ना, रिबेट एडवांस टैक्स फालतू की चीज़ें छोड़ देना, सी कैटेगरी, ठीक है। ये हमारा पेपर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। बात करूंगा पेपर नंबर 8 पे। और हाँ, जनरली एक टिप दूंगा पेपर नंबर 7 में कि भाई साहब जो भी आ रहा है सब कुछ लिख के आना। तो मैं अगर एक सेक्शन का एक पॉइंट भी आ रहा है तो नोट करके आना, लिख के आना, बिल्कुल प्रॉपर बच्चे की तरह तुम्हें समझाना है। और पेपर टाइम पे खत्म करना, 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, पेपर को टाइम पर खत्म करना, फटाफट लिखना, बड़ा आता है थोड़ा सा पेपर। अब मैं बात करता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। इसमें कोई बी कैटेगरी नहीं है भैया, ए कैटेगरी दिखी है मेरे को, सी कैटेगरी दिखी, मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, क्योंकि इनमें से वेटेज अच्छा है यार, नॉन इंटीग्रेटेड। और ये चीज़ ये जो है ना हर अटेम्प्ट में आते हैं 4 चैप्टर्स, 1 2 3 ये बजट तक, तो इसको सबसे पहले ही निपटा दो, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। पहली प्रायोरिटी पे इन 4 चैप्टर को, नॉन इंटीग्रेटेड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट। पहले फोटो खींच लो, नहीं तो फिर मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो फिर दिक्कत आएगी मेरे को डिलीट करने में, ठीक है। फोटो खींच गई होगी, सी कैटेगरी की फोटो दे रखी है, 2 चैप्टर्स है, ठीक है सर, ओके। चलिए 4 चैप्टर्स, ठीक है। ये बजट, ठीक है, ये 8 नंबर 8 नंबर 12 नंबर 8 नंबर, ठीक है, इस तरीके से आता है। अप्रोक्सीमेटली 8 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे करके हम लोग चलेंगे। उसके बाद भाई इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 है, 8 नंबर तक इसमें आ जाएगा भैया। मटेरियल हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला चैप्टर हो गया, ओवरहेड वाला चैप्टर हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, कॉस्ट शीट हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। 10-10 नंबर 8-8 नंबर का ये वेटेज इसके अंदर से होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सी कैटेगरी की बात मैं करूंगा कि इसमें से सी कैटेगरी है एम्प्लॉय कॉस्ट, ये एक अटेम्प्ट में आया था 9 नंबर का एम्प्लॉय कॉस्ट वाला चैप्टर, और एक जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग छोड़ देना नहीं आता, ठीक है। तो सी कैटेगरी में इसको छोड़ सकते हो, और इसको भी तुम चाहो तो छोड़ देना, मैं अपनी रिस्क पे नहीं छोड़ा रहा हूँ, सबसे लास्ट में करना, टाइम है तो करो, नहीं है तो फिर छोड़ देना, क्योंकि एक बार आया है 9 नंबर का, एक बार आया था सिर्फ, फिर नहीं आया, तो आप चाहो देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सेकंड ग्रुप के लिए, हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। चलो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, लाइक तो बनता है भाई इस वीडियो पे। चलो बाय बाय, टेक केयर।